अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था, उसमें से कुछ चीजें हमारी रह गई थी, तो आज हम कंप्लीट लेक्चर नंबर 9 को करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेसिस के बारे में पढ़ा था। तो ये मैंने सी नॉट के अंदर बेसिस की एक एग्जांपल आपको दी थी, और सी के अंदर एक एग्जांपल थी हमारे पास। तो इसी तरह एल पी के अंदर हमने बेसिस की जो डेफिनेशन, ये एग्जांपल है, ये देखा। और एल इंफिनिटी के बारे में, ये यहाँ पर जो मैंने 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये सारी ही इनफाइनाइट डायमेंशनल है। और इनमें डिफरेंस ये है कि ये सी नॉट की बेसिस भी काउंटेबल है, सी की बेसिस भी काउंटेबल है, और सी पी एल पी की जो बेस है ये भी काउंटेबल है। लेकिन जो एल इंफिनिटी है इसकी बेसिस काउंटेबल नहीं है। ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फाइनाइट डायमेंशनल आर एन की एग्जांपल दी थी कि आर एन जो होती है ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होती है। उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, और इसकी जो कन्वेक्स सेट होता है इसकी डेफिनेशन की, फिर उसकी एग्जांपल्स की थी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो इस तरह ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं, और एंड पर एक थ्योरम को स्टडी किया कि कुलैयर ऑफ अ कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ नॉर्म स्पेस इज अ कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। जी, इसी तरह कन्वेक्स कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने कन्वेक्स हल क्या होता है इसके बारे में हमने देखा, और इसके ऊपर एक थ्योरम था, इसको हमने स्टडी किया था। जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स। इक्विवेलेंट नॉर्म से क्या मुराद है कि लेट एक्स बी अ लीनियर स्पेस एंड नॉर्म 1 एंड नॉर्म 2 बी द नॉर्म्स ऑन एक्स। ये मैंने एक ये नॉर्म और एक ये दो मैंने नॉर्म्स एक्स के ऊपर डिफाइन कर लिए हैं। ये जो फर्स्ट नॉर्म है इसको आप कहेंगे कि ये सेकंड नॉर्म के इक्विवेलेंट है। ये उस सूरत में मुमकिन होगा अगर आपके पास रियल नंबर्स ए और बी एग्जिस्ट करते हो, सच दैट नॉर्म जो फर्स्ट नॉर्म है वो ग्रेटर और इक्वल टू a times the second norm and less or equal to b times the second norm हो। ठीक है, मतलब इसका जो स्केलर मल्टीपल है सेकंड नॉर्म का, तो कोई दो रियल नंबर्स के स्केलर मल्टीपल्स के दरमियान ये फर्स्ट नॉर्म अगर एग्जिस्ट कर जाए तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, और ये चीज एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला नॉर्म है इसको हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है सेकंड वाले नॉर्म के, और इसको नोटेशनली सिंबॉलिकली हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि फर्स्ट नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू सेकंड नॉर्म। इसकी जो एग्जांपल्स के तौर पर जी, यहां पर हम ये कह रहे थे कि ये मैंने आर स्क्वायर के ऊपर मैंने ये 2 नॉर्म्स डिफाइन किए। फर्स्ट नॉर्म इस तरह से डिफाइन किया हुआ है और सेकंड नॉर्म इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब यहां से आप इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो सेकंड नॉर्म है वो फर्स्ट नॉर्म के 1/√2 जो इसका मल्टीपल है उससे ग्रेटर है, और
जो फर्स्ट नॉर्म है उससे ये लेस है, मतलब ये दोनों नॉर्म्स आपस में इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं। तो ये इसका प्रूफ, इजी सा प्रूफ है, इसको आप देख लें। जैसे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो सेकंड नॉर्म है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है x1 और प्लस x2 और इसका ऊपर है स्क्वायर रूट। तो इसको अगर आप सेपरेट करते हैं स्क्वायर रूट को तो ये लेसर इक्वल हो जाएगा। ये हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसके तहत आप इसके स्क्वायर रूट्स जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, तो ये लेसर इक्वल आ जाएगा। इसी तरह x2 और ये भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। फर्दर ये स्क्वायर रूट्स इनके जो ये कैंसिल होकर आप इसको लिखेंगे कि ये x1 मॉड है और ये प्लस x2 मॉड है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको ये अब आपके पास x1 मॉड बन गया है। मतलब जो सेकंड नॉर्म है आप उसको कह सकते हैं कि ये लेस आर इक्वल टू सेकंड नॉर्म। ये मैंने इसकी एक साइड प्रूफ कर दी है इनइक्वालिटी की, सेकंड साइड भी आप बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन यूज करते हुए प्रूफ कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इक्विवेलेंट नॉर्म्स के ऊपर। The relation of being equivalent norms is an equivalence relation. इसका क्या मतलब है? आपको पता होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। एक तो ये था कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। और तीसरी प्रॉपर्टी जो थी, तीसरी प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई रिलेशन इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो आप कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहां पर इनसे मुराद क्या होगा? नॉर्म्स की सूरत में आप इनको कैसे रिफ्लेक्सिव कैसे आप कहेंगे? इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि हर नॉर्म, कोई भी आप नॉर्म पकड़ेंगे वो नॉर्म अपने आप के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जो भी नॉर्म आप लेंगे वो अपने आप के इक्विवेलेंट होता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? देखो, कोई भी आप नॉर्म डिफाइन करते हैं, जी कोई भी नॉर्म आप लेंगे तो वो नॉर्म को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये लेसर इक्वल टू एक्स नॉर्म, और इसी तरह आप उसको लिख सकते हैं ग्रेटर और इक्वल टू इटसेल्फ। तो इसीलिए हर नॉर्म जो है वो अपने आप के इक्विवेलेंट भी होगा। इसी तरह सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्म आप ले लेते हैं, फर्स्ट नॉर्म है जो इक्विवेलेंट है किसी सेकंड नॉर्म x2 के, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेकंड नॉर्म है वो फर्स्ट के भी इक्विवेलेंट है। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन से आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब है कि फर्स्ट नॉर्म सेकंड के इक्विवेलेंट है, सेकंड थर्ड के इक्विवेलेंट है, तो फर्स्ट जो है वो थर्ड के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नॉर्म्स का रिलेशन है इक्विवेलेंसी का, ये एक सॉरी इक्विवेलेंट नॉर्म्स होने का जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। जी सेकंड थ्योरम है कि एनी टू इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन ए लीनियर स्पेस x define the same topology on x
हमें ये पता है कि कोई भी नॉर्म स्पेस जो होती है वो मीट्रिक स्पेस होती है, और हर मीट्रिक स्पेस जो होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। आपने टोपोलॉजी के अंदर होम्योमॉर्फिक स्पेसिस के बारे में पढ़ा था, जिनकी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, उनको आप होम्योमॉर्फिक टोपोलॉजीज का नाम देते थे। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आपके पास दो सेट्स, दो नॉर्म्स आप डिफाइन कर लेते हो और वो दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो उन दोनों से बनने वाली जो टोपोलॉजीज होंगी एक्स के ऊपर, वो दोनों टोपोलॉजीज सेम होंगी, इसका ये मतलब है। इसी तरह थर्ड थ्योरम है कि इक्विवेलेंट नॉर्म्स प्रिजर्व द काशे प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नॉर्म स्पेस के अंदर एक काशे सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं, तो जो भी आप काशे सीक्वेंस डिफाइन करेंगे एक नॉर्म के तहत, मसलन उसके अंदर आप ये कहते थे कि एक्स एन माइनस एक्स एम, काशे सीक्वेंस की ये प्रॉपर्टी थी कि एक्स एन माइनस एक्स एम ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर और इक्वल टू अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एन नॉट। फर्ज कर लें कि ये नॉर्म जो है इसको मैं फर्स्ट नॉर्म से डिनोट कर रहा हूं, तो अगर ये सीक्वेंस जो मैंने लिया एक्स एन, अगर इस नॉर्म के तहत ये काश सीक्वेंस है, तो अगर मैं इस नॉर्म के इक्विवेलेंट कोई दूसरा नॉर्म ले लेता हूं, मतलब ये जो नॉर्म था फर्स्ट नॉर्म, ये इक्विवेलेंट है सेकंड नॉर्म के, दिस नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू सेकंड नॉर्म। तो अब अगर एक्स एन इस नॉर्म के तहत एक काश सीक्वेंस है, तो ये जो एक्स एन है ये इसका जो इक्विवेलेंट नॉर्म है उसके तहत भी ये काश सीक्वेंस होगा, मतलब एक्स एन जो है माइनस एक्स एम, और नॉर्म कौन सा आप लेंगे इसका इक्विवेलेंट नॉर्म 2, इसमें भी ये चीज लेस देन एप्सिलॉन ही होगी। तो अगर दो इक्विवेलेंट नॉर्म्स हैं तो उनके अंदर जो काश सीक्वेंसेस होंगे वो सेम होंगे। अगर एक इक्विवेलेंट एक नॉर्म के अंदर कोई काश सीक्वेंस है, दूसरे नॉर्म के अंदर भी वो काश सीक्वेंस ही होगा। इट मींस इक्विवेलेंट नॉर्म्स प्रिजर्व काश सीक्वेंसेस। Similarly, any two norms on a finite dimensional linear space are equivalent. अब ये जो थ्योरम नंबर 4 है, बेसिकली ये थ्योरम्स जो होते हैं ये आगे यूज करने के लिए होते हैं। अब आप देखें फाइनाइट डायमेंशन से मुराद ये है कि आर एन के ऊपर हमने काफी सारे नॉर्म्स डिफाइन किए थे। एक यूजुअल नॉर्म था और एक उसमें सुप्रीमम नॉर्म था, एक हमने मॉड से नॉर्म बनाया था। काफी सारे नॉर्म्स इसके ऊपर आप डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसके ऊपर कोई दो नॉर्म्स डिफाइन करके दिए, जो मर्जी हो, आर एन के ऊपर कोई भी नॉर्म्स आपको डिफाइन करके दे देता है ना, उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो इक्विवेलेंट होंगे। ये थ्योरम नंबर 4 हमें इस बारे में बता रहा है। जी यहाँ पर थे हम थ्योरम नंबर 4 की बात कर रहे थे कि कोई भी आपको फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस दे दी जाती है, तो इसमें कोई भी आपको दो नॉर्म्स दे देता है, तो वो दोनों नॉर्म्स हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, उनको आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मारूजी के लिए कह रहा हूं। लेकिन अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है, तो उस सूरत में उन दोनों नॉर्म्स का इक्विवेलेंट होना ये जरूरी नहीं है। बट अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है, जिस तरह के मर्जी आपको नॉर्म डिफाइन करके दिए जाएंगे
वो हमेशा इक्विवेलेंट नॉर्म्स होंगे। थ्योरम नंबर 5 है कि एनी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स इज कंप्लीट। अगर आपको एक ऐसी स्पेस दे दी जाती है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल है, तो फिर वो जो सब स्पेस होगी वो हमेशा कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कोई भी एमसीक्यूज आप बना सकते हैं। इसी तरह एनी थ्योरम नंबर 6 है, कोई भी आप फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ले लेते हैं ऑफ अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स इज क्लोज्ड। जब भी आप एक फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस लेंगे तो वो हमेशा कंप्लीट भी होगी, क्लोज भी होगी। इससे इसी को जनरलाइज करते हुए हम ये नतीजा अखज कर लेते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट। कोई भी आप फाइनाइट डायमेंशनल ले लेते हैं, जैसे मैंने आर एन लिखी है, ये एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, तो ये हमेशा कंप्लीट होगी। सी एन की बात कर लें आप, सी एन एक फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, इसीलिए ये कंप्लीट है। तो ये कंप्लीटनेस चेक करने का एक बेहतरीन तरीका हमें मिल गया। लेकिन याद रखें कि अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं होगी तो फिर लाजमी नहीं है कि वो कंप्लीट भी हो। इसकी काउंटर एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने स्पेस ली थी कंटिन्यूअस, ये इस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो इसका मैं एक सबसेट ले लेता हूं। ये सबसेट कैसा लेता हूं कि इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सारे के सारे जो हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं। अब मैं एक ऐसा सेट ले लेता हूं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको ये बता चुका हूं कि मैंने इस तरह एक सीक्वेंस बनाया था, काशे सीक्वेंस, और वो जो काशे सीक्वेंस था उसने अप्रोच किया था ई एक्स को, दैट इज डज नॉट बिलोंग टू पी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब यहां पर आप देखें कि ये मैंने जो पी ली है वो ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं थी, इसीलिए ये वाला थ्योरम इसके अंदर होल्ड नहीं करेगा, ये कंप्लीट स्पेस नहीं होती। तो काउंटर एग्जांपल के तौर पर आप ये वाली एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह थ्योरम नंबर 8 है कि अ सबसेट M ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस X इज कॉम्पैक्ट। अगर वो फाइनाइट डायमेंशनल है और फाइनाइट डायमेंशनल का सबसेट है, वो कॉम्पैक्ट उस सूरत में होगा अगर वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, उसी सूरत में वो कॉम्पैक्ट होगा। अब इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल मैं आपको यहां पर बताने लगा हूं कि जैसे आर एन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर एन कॉम्पैक्ट है या नहीं है, तो इसके बारे में आप इसी थ्योरम को यूज कर लें कि आप देखें ये एक फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल होने के बाद ये कॉम्पैक्ट उसी सूरत में होगा कि जब ये क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो। अब ये जो सेट आपने लिया ये क्लोज तो है बट ये बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड ना होने की वजह से आर एन इज नॉट कॉम्पैक्ट, आर एन इज नॉट कॉम्पैक्ट। सिर्फ आर एन के ऊपर अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी डायमेंशन को यूज करते हैं, आर ले लेते हैं, आर कॉम्पैक्ट है या नहीं है, तो आर भी कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर क्लोज्ड तो हो सकती है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड ना होने की वजह से आर इज नॉट कॉम्पैक्ट, सी इज नॉट कॉम्पैक्ट, सी जो है ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस को, जैसे एक और एग्जांपल इसकी आप ले ले, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को चेक करें ये कॉम्पैक्ट है या नहीं है। अब ये क्लोज है, जी जो है ये क्लोज्ड स्पेस तो है आर के अंदर, लेकिन सब स्पेस है आर की और क्लोज भी है, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, इसी वजह से ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखने के लिए कि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछा जा सकता है। तो बजाय बहुत ज्यादा कैलकुलेशन याद करने के, रट्टे लगाने के
कि अब z कंपैक्ट है यानी इसको याद कर लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंपैक्ट है यानी इसको याद कर लें। तो इस तरह के आप रिजल्ट्स जो है वो याद कर लिया करें, उनकी मदद से हम काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 9 है, इफ द क्लोज्ड यूनिट बॉल इन अ नॉर्म स्पेस। जी क्लोज्ड यूनिट बॉल को नॉर्म स्पेस के अंदर आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पर 0 पर मैं डिफाइन कर ले तो सेंटर उसका 0 पर है और यूनिट बॉल का मतलब है रेडियस उसका 1 होगा। तो इसको आप नॉर्म स्पेस में कैसे डिफाइन करेंगे? इसके अंदर वो तमाम एक्स आ जाएंगे जिनका अगर आप नॉर्म लेते हैं, इन तमाम एक्स का जब आप नॉर्म लेते हैं तो वो नॉर्म आपके पास लेस और इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्म स्पेस के अंदर यूनिट क्लोज्ड यूनिट बॉल को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये जो क्लोज्ड यूनिट बॉल होता है ये कंपैक्ट होता है। ठीक है, और इफ द क्लोज्ड यूनिट बॉल इन अ नॉर्म स्पेस x इज कंपैक्ट, अगर ये कंपैक्ट हो देन x हैज फाइनाइट डायमेंशन। तो फिर जो x होगी नॉर्म स्पेस होगी, इसकी डायमेंशन जो होगी ये फाइनाइट होगी।